जय हिंद एवरीबॉडी। राष्ट्र सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जो कवरेज इसकी होगी दैट विल बी बुद्धिज्म और जो भी उसके इंपॉर्टेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बुद्धिज्म जैसे इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो महाजनपद फेज में आते हैं। दैट इज़ अराउंड 6th सेंचुरी BCE। ये एक ऐसी एज है, ये ऐसा समय है जो इवन यूरोप और पूरे एशिया की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स पैदा किए इस पूरी एज ने। दैट इज़ वाई इस पूरी एज को हम एक्चुअल एज भी कहते हैं। चाइना में बात करें तो कॉन्फ्यूशियस जैसे महान फिलोसोफर्स पैदा हुए, पाइथागोरस जैसे फिलोसोफर्स, प्लेटो जैसे फिलोसोफर्स यूरोप वाली सिविलाइजेशन में पैदा हुए, और बुद्धिज्म जैनिज्म जैसे इंपॉर्टेंट रिलीजन्स इंडिया में आते हैं उस टाइम पे। सो बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। सो पहला जो टर्म यहाँ पे आता है दैट इज़ अनिश्चा। दैट इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्परमानेंस। हमने हिंदुइज्म में बहुत कॉमन चीज़ पढ़ी है कि आत्मा है वो अनश्वर होती है, एटर्नल होती है, लेकिन बुद्धिज्म में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें कुछ भी परमानेंट हो। इवन जो आत्मा है, सोल है, वो इम्परमानेंट होती है इन बुद्धिज्म। सो दैट इज़ वाई इम्परमानेंस का डॉक्ट्राइन क्या कहता है कि पूरे संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वैसी की वैसी रहे, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। सेकेंड टर्म पे आते हैं दैट इज़ तन्हा। ये अकेले रहने वाला तन्हा नहीं है। बुद्धिज़्म में जब हम पाली लैंग्वेज की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दूं इससे पहले, बिफोर वी प्रोसीड विद द अदर टर्म्स, कि बुद्धिज़्म जब स्टार्ट हुआ था, अर्ली बुद्धिज़्म की जब हम बात करें तो जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी, जो भाषा उनकी थी, वो पाली थी। पाली भाषा जो थी वो प्रकृत का एक वर्जन है जो कि बिहार या फिर मगध वाले एरिया में उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। सो इट इज़ एक्चुअली अ वर्जन ऑफ प्रकृत। और प्रकृत जो भाषाएं हैं वो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैली हुई थी। नॉर्थ इंडिया की अलग अलग भाषाएं हैं जो आज भी हैं, वो प्रकृत से ही विकसित हुई हैं कहीं ना कहीं। सेकंड टर्म है जो कि तन्हा है, इट मीन्स डिज़ायर। बुद्धिज़्म के हिसाब से अति ग्रेड होना, डिज़ायर होना ही हमारे दुख का कारण बनता है, इसलिए तन्हा एक बहुत बड़ी मेजर एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ बताई गई है इन बुद्धिज़्म, जो कि हमारे एक्सेसिव डिज़ायर्स हैं। थर्ड इज एक और डॉक्ट्राइन की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज प्रतीत्य समुत्पदा। दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो उससे पहले कोई इसका कॉज एग्जिस्ट करता होगा। तो बेसिकली ये कॉज एंड इफेक्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लगा सकते हैं। सो कॉज एंड इफेक्ट वाला आर्ग्यूमेंट। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उससे पहले उसका कोई ना कोई जो एक प्रेसिडेंट है वो हमेशा रहा होगा। दैट मीन्स हर एक पदार्थ है वो किसी ना किसी दूसरी चीज़ से जुड़ा हुआ है। कोई भी चीज़ जो संसार में, यूनिवर्स में है, हम उसको अलग से नहीं देख सकते, इसका ये मतलब है। नाउ कम्स द फोर्थ टर्म दैट इज बोधिसत्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है बोधिसत्व, क्योंकि बोधिसत्व का मतलब ओल्डर बुद्धिज्म में कुछ और है, और जब महायान बुद्धिज्म का विकास हुआ तब इसका मतलब बदल जाता है। सो ओल्डर बुद्धिज्म की बात करते हैं पहले। सो बोधिसत्व ओल्डर बुद्धिज्म में क्या था? बुद्धा इन प्रीवियस बर्थ। बुद्धा के बारे में काफ़ी माइथोलॉजी डेवलप हुई पाली लैंग्वेज में, जिसमें मेजॉरिटी जो बुद्धा के जो पिछले जन्मों की बात की गई है वो जातक का टेल्स में की गई है, जो कि सूत पीतक का पार्ट था। सूत पीतक क्या है हम उसकी बात करेंगे। जातक टेल्स। तो जातक टेल्स में कुछ 23 से 24 जन्मों की बात की गई है जो कि बुद्धा के पुराने जन्म थे। सो बोधिसत्व वो सारे बुद्धाज हैं जो कि पुराने जन्मों में थे, बुद्धा की जब हम बात करते हैं। लेकिन महायान बुद्धिज्म की बात करें तो यहाँ पे बोधिसत्व का जो मतलब है वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो दैट मीन्स द कंपैशनेट बीइंग्स जो कि निर्वाण अचीव करने में हेल्प करते हैं आम लोगों को। ओल्डर बुद्धिज्म में सेल्फ हेल्प कॉन्सेप्ट बहुत प्रोमिनेंट था कि अगर आपको निर्वाण चाहिए, निर्वाण माने बुद्धिस्ट टर्म फॉर मोक्ष, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही महायान बुद्धिज्म का विकास होता है तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व वो डिवाइन बीइंग्स हैं, वो अच्छे लोग हैं, अच्छे बुद्धिस्ट देवता जैसे लोग हैं जो कि दूसरों को बुद्धिज़्म के रास्ते में हेल्प करते हैं और उनको मोक्ष प्राप्त करने में उनकी सहायता करते हैं। आप ये मान सकते हो कि बुद्धिज़्म के टर्म में ये
गाइड्स हैं या फिर फिलोसोफर्स हैं। जैसे आजकल हमारे गुरुज, हमारे टीचर्स हमें गाइड करते हैं, तो वैसे ही बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आम लोगों के लिए एक गाइड का काम करता है यहाँ पे। 6 इज अष्टांगिका मार्ग, जिसको हम 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं। तो अष्टांगिका मार्ग वो एक ऐसा पाथ है, ऐसे कुछ 8 नियम हैं जिसको फॉलो करके आप बुद्धिज़्म के रास्ते पे बहुत अच्छे से निकल सकते हो और अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अष्टांगिका मार्ग, ओल्डर बुद्धिज़्म की बात करें तो सबसे ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें बहुत ही नॉर्मल चीज़ें डाली गई हैं जो कि एथिकली गुड रूल्स में आती हैं, कि किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, अच्छा काम करो, किसी को कैसे भी हर्ट ना करो। तो वो सारे प्रिंसिपल्स इसके अंदर आ जाते हैं। 7वां जो कंसेप्ट है दैट इज निर्वाण। हम निर्वाण बुद्धिस्ट आइडिया ऑफ मोक्ष को बोलते हैं। हिंदुइज्म की बात करें तो वहाँ पे मोक्ष वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है, लेकिन जब हम बुद्धिज्म की बात करें तो वो एक अलग वर्ड यूज करते हैं जो कि पाली लैंग्वेज से आता है फिर से, दैट इज निर्वाण। अब निर्वाण एक फॉरेन में एक म्यूजिक बैंड भी, आप वो इसको ना समझ लीजिए। सो निर्वाण मीन्स मोक्ष की जो आइडिया है, बट इन बुद्धिज्म, क्योंकि हर रिलीजन ने अपनी हाईएस्ट स्टेट को एक अलग नाम दिया हुआ है। जैसे जैनिज्म की भी बात करेंगे तो वो उसको केवल्य ज्ञान बोलेंगे, वो निर्वाण या फिर मोक्ष वर्ड का उतना इस्तेमाल नहीं करते हुए देखेंगे आपको। सो बुद्धिज्म में मोक्ष का मतलब, मोक्ष कैसे अचीव होता है, जब आप बर्थ और डेथ के साइकिल से बाहर निकल जाते हो। तो इसको आप कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली जब आपको निर्वाण अचीव हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अरहत। ये अरहत भी है और इसको अगर हम संस्कृत में बोलें तो अरिहंत भी बोला जाता है, तो इसका जो मतलब है वो सेम ही है। सो अरहत उसको बोला जाता है जो कि निर्वाण को अचीव कर चुका है। ये भी अगर हम अरहत की भी बात करें तो इसमें भी ओल्डर बुद्धिज़्म कुछ और कहता है, ओल्डर बुद्धिज़्म कुछ और कहता है, और जो महायान बुद्धिज़्म की हमने बात की थी उसके जो अरहत के मायने थे वो थोड़े से अलग थे। अब ओल्डर बुद्धिज़्म के हिसाब से अरहत वो था जिसने जो बुद्धाहुड है या फिर निर्वाण है वो अचीव कर लिया है, वन हु हैज़ अटेन्ड निर्वाणा, कि अब सारी प्रतिक्रिया हो चुकी है, निर्वाण मिल चुका है, अब यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। बट इन महायान अरहत वो होता है जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, अभी उसने अचीव नहीं करा है, बट दैट पर्सन इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ अटेनिंग द निर्वाण, इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ अटेनिंग द निर्वाण। ऑफ अचीविंग निर्वाण। तो यहाँ पे भी हम माइनर डिफरेंसेस देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, दैट इज धर्म चक्र परिवर्तन। ये काफ़ी कॉमन टर्म है जो कि यूज़ होती है जब भी किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, तो ये वर्ड हमें काफ़ी बार दिखता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन का यहाँ पे मतलब है जब बुद्धा ने सारनाथ में पहली बार अपना उपदेश दिया था, डियर पार्क सारनाथ में, व्हेन वी टॉक अबाउट सारनाथ, तो उस इवेंट को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन या फिर टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ। व्हाट डज दैट मीन? इसका ये मतलब है कि अब जो पूरा व्हील है, एक चक्र है जिसमें सारी दुनिया समाई हुई है, वो मूव होना शुरू हो गया है अच्छे कार्यों की तरफ, क्योंकि बुद्धा ने अपने उपदेश देने कहीं ना कहीं शुरू कर दिए हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट इज महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण भी उस इवेंट को कहते हैं जब बुद्धा की डेथ हो जाती है। उस डेथ के इवेंट को एक नाम दिया गया है, डैट इज महापरिनिर्वाण, और ये होती है कुशीनगर में, जो कि आज यूपी में पड़ता है, कुशीनगर। ओके, नेक्स्ट हम पे आते हैं भिक्षुस या फिर भिक्षुनीज। भिक्षा मांगने का मतलब होता है भीख मांगना, लेकिन यहाँ पे आपको लिटरली उस भिक्षु वर्ड को वैसा नहीं देखना है। भीख मांगने का ये मतलब है कि सारे सांसारिक सुखों को त्यागने वाला भिक्षु है वो, जिसके मन में कोई सांसारिक सुख की कोई भी एक हम इच्छा बोलते हैं वो नहीं बचा हुआ, जिसने डिज़ायर्स को त्याग दिया है और जो कि सीधा बुद्धिज़्म के पाथ पे जाता हुआ आपको दिख रहा है। सो भिक्षु मीन्स अ बुद्धिस्ट मॉन्क। अगर भिक्षु नहीं बोल देंगे तो वो उसका लिंग बदल जाएगा और बुद्धिस्ट नन के लिए वो हम वर्ड यूज़ करेंगे। सो जो भी मोनास्टिक रूल्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, मेन एंड वेमेन बोथ की जब हम बात करते हैं, तो उनके लिए भिक्षुज और भिक्षुनीज वर्ड इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रतिमोक्ष। प्रतिमोक्ष का मतलब है वो पूरी लिस्ट ऑफ रूल्स
जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स को गवर्न करती है। अगर आपको एक बुद्धिस्ट संत बनने की तैयारी करनी है या फिर संत बनना है, या फिर अगर बन चुके हैं, तो आपको इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा। यू हैव टू इंश्योर दिस थिंग कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे व्हाट वुड यू से, जिससे बुद्धिज़्म का किसी भी तरीके से अनादर हो। बुद्धिस्ट मॉन्क को उस टाइम पे सोना चांदी पहनना, बहुत ही लग्जरी वाली चीज़ कोई किसी से एक्सेप्ट करना, सनसेट के बाद खाना खाना, ये सारी चीज़ें वर्जित थी। तो सारे रूल्स जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बिहेवियर या फिर उनके व्यवहार को गवर्न करते थे, उसको प्रतिमोक्ष या फिर इवन पतिमोक्षा भी कहा जाता है जब हम पाली लैंग्वेज की बात करें। सो नेक्स्ट टर्म कम्स दैट इज श्रामण। श्रामण जो वर्ड आता है वो श्रम से आता है। श्रम मीन्स कार्य करना, मेहनत करना, लेकिन यहाँ पे श्रामण का मतलब वो है, श्रामण एक कैटेगरी है सेंट्स की जो कि यूज़ की जाती है बेसिकली उन सेंट्स के लिए जो कि वेदास को नहीं मानते थे। तो श्रामण्स वर दोज मॉन्क्स, दो सेंट्स जो कि वैदिक सिस्टम को या वैदिक संस्कृति को नहीं मानते थे, तो उनके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज अ श्रामण। अदरवाइज अगर हम वैदिक संतों की बात करें तो उनके लिए ब्राह्मण वर्ड यूज होता है। तो आप इन दोनों को कहीं ना कहीं कंपैरेटिव टर्म्स में देख सकते हैं। ब्राह्मण का जो ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट इस सेंस में नहीं कि ये दुश्मन है, ऑपोजिट इन द सेंस कि जो वेदास को नहीं फॉलो करते हैं, सो दे विल बी श्रामण्स। तो बुद्धिज़्म, जैनिज्म और बाकी जितने भी नॉन वैदिक यहाँ पे फिलॉसफीज़ हैं, सारे के सारे श्रामण्स की कैटेगरी में यहाँ पे फॉल करेंगे। ओके, 14th स्तूपा। अब स्तूपा एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें बुद्धा का कोई रेलिक होगा, बुद्धा का कोई अंश होगा, या फिर किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्क का कोई अंश होगा। तो वो एक श्राइन की तरह बन जाएगा और लोग वहाँ पे मत्था टेकने जाएंगे, जो कि एक दरगाह लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा फॉर दी डिवोटीज। तो स्तूप या फिर स्तूपा एक वही स्ट्रक्चर है जो कि बुद्धिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल बन चुका था वर्शिपिंग की जब हम बात करें। अब आप बात करते हैं कि रेलिक्स ऑफ बुद्धा को पूजने की बात क्यों थी, क्योंकि शुरुआत में बुद्धा एक महान टीचर की तरह गिने जाते थे, एक भगवान की तरह नहीं गिने जाते थे। तो बुद्धा को एक महापुरुष या फिर एक बहुत ही अच्छे गाइड की तरह देखा जाता था, इसलिए उनके रेलिक्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। रेलिक्स में कोई बाल, कोई टूथ, कोई कपड़ा, कुछ भी हो सकता है कहीं ना कहीं। बट यू हैव टू रिमेंबर कि जो स्तूपा का कॉन्सेप्ट है ये बुद्धिज़्म से ओल्डर है, और पहले भी बुद्धिज़्म से पहले भी जो स्तूपा है उसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता था। तो दिस कॉन्सेप्ट इज ओल्डर देन बुद्धिज़्म। तो ये नहीं समझना कि जो स्तूपा आया है वो बुद्धिज़्म के ही साथ आया है। सो दिस इज ओल्डर देन बुद्धिज़्म। ओके, तो यहाँ पे मेजर सेक्शन बुद्धिज़्म की बात करेंगे क्योंकि इनके ऊपर इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेजर कंसेप्ट और टर्म्स के रिगार्डिंग होते हैं, इसकी हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं। ओके, तो बुद्धिज़्म के सेक्ट की बात करने से पहले हम जस्ट थोड़ी गौतम बुद्ध की बात कर लें कि गौतम बुद्ध जो थे वो शक्य क्लैन से आते थे, शक्य वंश से आते थे, इसीलिए गौतम बुद्ध जी को यहाँ पे शाक्य मुनि भी कहा जाता था और तथागत भी कहा जाता था, और भी बहुत सारे नाम हैं उनको दिए गए हैं। जब उन्होंने अपना घर त्यागा, जब उन्होंने अपना होम को सदा के लिए त्याग दिया, तो उन्होंने जिस घोड़े पे सवारी की उस घोड़े का नाम था कंटक, देयर फेवरेट हॉर्स। इसी हॉर्स के ऊपर उन्होंने अपनी त्याग की जो जर्नी थी वो शुरू करी थी, कंटक हॉर्स। और जिस सारथी के साथ वो गए थे उसका नाम था चना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यू कैन से सिंबल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं बुद्धिज़्म के साथ। सो तथागत, शाक्य मुनि, बुद्धा, ये सारे के सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं फॉर गौतम बुद्ध, जो कि बेसिकली एक प्रिंस थे जिन्होंने अपना सारा घर बार त्याग के दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश करी और इसमें वो सफल भी हुए। ओके, सो मेजर सेक्शन बुद्धिज़्म यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। तो पहला जो मेजर सेक्ट है दैट इज़ थेरावाड बुद्धिज़्म, जो कि आज भी श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ एरियाज़ में प्रेवलेंट है। थेरावाड बुद्धिज़्म का कहना है कि ये सबसे ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म है और ये बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स को एज इट इज़ फॉलो करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट थेरावाड, थेरास की अगर हम बात करें तो ये वर्ड आता था थेरा मीन्स सीनियर्स,
कि जो भी बुद्धिस्ट सीनियर मॉन्क्स थे हम उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं और बुद्धा के रास्ते पे चल रहे हैं। इसलिए थेरावाड अपने आप को ओरिजिनल बुद्धिस्ट स्कूल भी कहता है अगर हम बात करें। ओके, सेकंड इज महासंघिका। जब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगीर में, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धा की डेथ के कुछ ही वक्त बाद, तो पहला जो हम बात करें, सेकंड, तो बुद्धा की डेथ के बाद जो काउंसिल होती है वो फर्स्ट काउंसिल होती है, दैट हैपन्स इन राजगीर। उसके 100 साल बाद एक सेकंड काउंसिल होती है, दैट इज इन वैशाली। 100 साल तो बात ठीक रहती है, लेकिन 100 साल के बाद व्हाट हैपन्स, बुद्धिस्ट भिक्षुज या फिर बुद्धिस्ट सेंट्स के बीच में मतभेद आने लगते हैं, जिसमें से एक जो बड़ा ग्रुप निकल के सामने आता है, दैट इज महासंघिका। आप इस वर्ड का संधि विच्छेद करेंगे तो यहीं से समझ जाएंगे कि महासंघ का मतलब है द बिगर लॉट, कि जो बिगर लॉट है दैट इज द महासंघ। सो महासंघिका बेसिकली कौन है? जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली में हुआ था, वहाँ पे जो बड़ा ग्रुप निकल के सामने आता है, दैट इज द महासंघिका। महासंघिका कहते थे कि हम मोनास्टिक रूल्स में थोड़े बदलाव चाहते हैं। सो दे वांटेड सम चेंजेस इन द मोनास्टिक रूल्स। कहने का मतलब ये चाहते थे कि जितनी सख्ती से जो हमारे भिक्षुज जिस तरीके से अपने रूल्स को गवर्न कर रहे हैं, हमें वो सख्ती थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए। तो अगर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम थोड़ी बात करें तो देयर वर 10 पॉइंट जिसके ऊपर डिस्कशन थी। ओके, तो स्थाविरास, नेक्स्ट इज स्थाविरास। तो महासंघिका के ऑपोजिट जो कि दूसरा ग्रुप खड़ा हुआ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, इसको फर्स्ट स्कीज़म भी कहते हैं। फर्स्ट स्कीज़म, इसका स्कीज़म का मतलब होता है फर्स्ट डिवाइड। पहला जब बंटवारा होना शुरू हुआ बुद्धिज़्म में, तो दो मेन ग्रुप आते हैं, महासंघिका और स्थाविरास। स्थाविरास थे जो कि कहते थे कि हम बुद्धिस्ट जो रूल्स हैं उनको एज इट इज़ फॉलो करेंगे, हम बिल्कुल भी उसमें ढील बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो स्थाविरास बेसिकली, फिर से अगर हम बात करें तो थेरावाड बुद्धिज़्म के ज़्यादा क्लोज हमें दिखता है। सो दे वांटेड टू फॉलो द ओल्डर एंड द मोर प्रोमिनेंट जो कि ओरिजिनल बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी। ओके, फोर्थ टर्म इज महायान। अब महायान जो बुद्धिज़्म है, आप ये कह सकते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म है जो कि पूरे एशिया में फैला हुआ है, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे एशिया में अगर हम इसकी बात करें। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कश्मीर में हुई थी कनिष्क की देखरेख के अंडर, वहाँ पे सामने आ जाता है कि महायान स्कूल एक अलग से बुद्धिज़्म का स्कूल बन गया है। महायान जब आता है तो बुद्धिज़्म की जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट होती हुई दिखती हैं और काफ़ी बदलाव उसमें आ जाते हैं। इसीलिए हम महायान को मॉडिफाइड स्कूल भी बोलते हैं। महायानिस ने ही बेसिकली बुद्धा को एक गॉड के लेवल पे खड़ा किया, और जो मूर्ति पूजा और ये सारी चीज़ें ये जो सारी गॉडली चीज़ें जो बुद्धा के साथ एसोशिएट हुई, वो महायान ने ही की। महायान नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मेजॉरिटी ग्रुप जो उस टाइम पे था बुद्धिज़्म का, वो महायान का ही था। आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि बुद्धिज़्म में बंटवारे हर 100-200 साल में हो ही रहे थे। पहले महासंघिका और स्थाविरास का बंटवारा हुआ, बाद में महासंघिका के ही वंशज आप कह सकते हो, उसी के कह सकते हो कि फर्दर जो डेवलपमेंट होती है दैट इज़ महायान एंड हीनयान, जो कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद आपको दिखती है। ओके, सो हीनयान की जब हम बात करते हैं, महायान के ऑपोजिट जो सेकंड ग्रुप था जो कि माइनॉरिटी ग्रुप हमें यहाँ पे नज़र में आता है आफ्टर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, दैट इज़ द हीनयान। और हीनयान फिर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो थेरावाड बुद्धिज़्म के बहुत सिमिलर है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि हीनयान और थेरावाड बेसिकली एक ही हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये डिफरेंट हैं। तो हीनयान मीन्स जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स के साथ ही जुड़े हुए हैं, सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट इज वज्रयान। जब एंशियंट पीरियड ख़त्म हुआ, लगभग आप गुप्ता एज लगा सकते हो 500-600 AD के आसपास लगा सकते हो, तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक फिलोसफिकल मूवमेंट का जन्म होता है, डैट इज़ तांत्रिज्म। तांत्रिज्म ने हिंदुज़म को, बुद्धिज़्म को, जैनिज़्म को बहुत डीपली इफेक्ट किया और काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस भी उसके अंदर लाए हैं। सो तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म में व्हाट हैपेंड, यहाँ पे फीमेल बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि तांत्रिक मूवमेंट जो हुई थी उन्होंने देवियों की पूजा को बहुत प्रोमिनेंट चीज़ बना दिया था। अब यहाँ पे फीमेल बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जैसे कि तारा। जो वज्रयान बुद्धिज़्म है, इसको हम कहीं ना कहीं तिब्बतन स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म भी कहते हैं,
और वज्रयान का जो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम अगर हम फीमेल वाले पोर्शन की बात करें तो इन्होंने मंत्र सिद्धि के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मंत्रों का उच्चारण, मेडिटेशन, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्होंने कहीं ना कहीं फोकस में लाए। सो जो अभी तिब्बतन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है उसको वज्रयान का ही हम फॉर्म गिन सकते हैं, और ये देन है इंडियन फिलोसॉफिकल मूवमेंट दैट इज तांत्रिज्म। ओके, नेक्स्ट इज द योगाचारा स्कूल। सो योगाचार है, ये भी आपने समझना है कि ये महायान का ही एक सब ग्रुप है। महायान एक बहुत बड़े एक सबसेट, एक सेट का हम इसको एक ले सकते हैं, एज ए कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स बने विद इन योर बुद्धिज्म। सो महायान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। तो योगाचारा जो स्कूल था बुद्धिज्म का, वो महायान का ही एक स्कूल माना जाता है। इट इज़ अ सब सेक्ट ऑफ महायान, जिसमें मेडिटेशन और योगिक प्रैक्टिसेस जैसी चीज़ें आनी शुरू हो गई। सो मेडिटेशन और योगिक प्रैक्टिसेस सिर्फ हिंदुज़म में नहीं थी, बुद्धिज़्म में भी उसको जगह मिली, जिससे निर्वाण प्राप्त करने की कोशिश की गई। सो योगाचार का जो रिलेशन है ये हिंदुज़म से नहीं है, ये बुद्धिज़्म से है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, अब 8वां जो पॉइंट है दैट इज़ द माध्यमक। ये एक और महायान का स्कूल था, यहाँ पे महायान मैंने दिया भी हुआ है, जिसमें अगर हम माध्यमिक स्कूल की बात करें तो यहाँ पे एक महान संत थे बुद्धिस्ट, नागसेन जिनका नाम था, जिनको नागार्जुन भी बोला जाता है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया शून्यता का, शून्यता। तो ये जो माध्यमिक स्कूल है वो शून्यता पे ही टिका हुआ है अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज बात करें। तो शून्यता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बोला जाता है कि पूरे दुनिया में जो मेन चीज़ एग्जिस्ट करती है दैट इज़ एम्प्टीनेस, खालीपन। ये स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है, हम इसको लिटरल एम्प्टीनेस नहीं बोलेंगे, इसको हम कहीं ना कहीं डॉक्ट्राइन ऑफ इम्परमानेंस से भी इसको लिंक कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती और सारी चीज़ें एक टाइम पे आके शून्य हो जाती हैं। तो स्पिरिचुअल शून्यता जो कॉन्सेप्ट है बहुत वाइड है, और माध्यमिक स्कूल ने, जो कि नागसेन जैसे महान बुद्धिस्ट संत के बाद इस स्कूल का जन्म होता है, तो उन्होंने शून्यता जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया, और ये भी महायान से जुड़ा हुआ था अगर हम बात करें। ओके, अब जो बुद्धिज़्म है वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था, वो श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, कोरिया, जापान, चाइना, हर जगह गया, और जैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ में जाता गया तो वहाँ पे मॉडिफाइड होते होते अलग अलग बुद्धिज़्म के स्कूल्स और टाइप्स बनते गए। सो मेन 2 स्कूल्स की बात हम करते हैं। फर्स्ट इज़ ज़ेन बुद्धिज़्म। ज़ेन बुद्धिज़्म वो स्कूल है जो कि अगेन महायान का ही फॉर्म है, और जिसमें फिर से मेडिटेशन के ही ऊपर फोकस दिया गया है, मेडिटेशन के ऊपर। लेकिन ज़ेन बुद्धिज़्म जो कि चाइना में इसका जन्म होता है, तब टैंग एम्पायर बहुत ही महान एम्पायर था चाइना का, तो टैंग एम्पायर की देखरेख में इसका जन्म होता है, जिसमें बेसिकली चाइना के रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स जो कि ताओइज़्म से लिए जाते हैं वो भी इंक्लूडेड थे। तो चाइनीज़ बुद्धिज़्म में काफ़ी बदलाव हुए और उन्होंने ज़ेन बुद्धिज़्म का यहाँ पे निर्माण कर दिया, और यही ज़ेन बुद्धिज़्म बाद में इवन जापान जैसे कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ओके, सो लास्ट जो मेजर स्कूल है यहाँ पे दैट इज़ निचिरन बुद्धिज़्म, जो कि जापानीज़ बुद्धिज़्म है बेसिकली। ये भी महायान का ही पार्ट है बाय द वे, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ महायान। इनफैक्ट इस स्लाइड में हमने जितने भी किए वो सारे महायान के ही सब स्कूल्स हैं। सो निचिरन जो बुद्धिज़्म है ये भी मेडिटेशन के ऊपर फोकस करता है, लेकिन जापानीज़ फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है। और निचिरन बुद्धिज़्म में जो मेन जापानीज़ हमारे जो मॉन्क हैं दैट इज़ निचिरन दाइशोनिन, उन्हीं के नाम से निचिरन बुद्धिज़्म का विकास हुआ है, और ये इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड एक स्पिरिचुअल मूवमेंट चला रहे हैं, जो कि इवन इंडिया में भी काफ़ी लोग एज ए मेडिटेशन प्रैक्टिस निचिरन बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, जहाँ पे ये कुछ मंत्रा चैंटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसको दायमोकू बोला जाता है वो यहाँ पे फॉलो करते हैं। सो यू कैन से जो इंडियन फिलोसॉफिकल जो एक मूवमेंट थी उसने कितने दूर फार ईस्ट तक जाके भी कितना बड़ा एक इम्पैक्ट करा, यू कैन जस्ट इमेजिन। सो लेट अस डिस्कस नाउ सम पार्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। वैसे तो बुद्धिस्ट लिटरेचर का लिटरली कोई अंत नहीं है, बहुत प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट इट। सो बुद्धिस्ट लिटरेचर में सबसे जो मेन चीज़ें हैं वो हैं त्रिपिटक, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट 3 रिलीजियस यहाँ पे टेक्स्ट हैं बुद्धिज़्म में, जो कि पाली लैंग्वेज में थे। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि शुरुआती बुद्धिज़्म ने पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही महायान बुद्धिज़्म का विकास होता है तो उन्होंने पाली को डिस्कार्ड करके एक हाइब्रिड संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे वो लोगों से दूर होते गए और
अपनी सिंप्लिसिटी को छोड़ते गए। सो महायान स्कूल ने अगर हम बात करें तो हाइब्रिड संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया। ओके, तो सूत पीतक था जो कि पाली लैंग्वेज में था, जिसमें टीचिंग्स ऑफ बुद्धा कहीं ना कहीं मौजूद हैं। अगर हम सूत पीतक की बात करें तो सूत पीतक जो है वो 5 निकायों में बटा हुआ है, निकाया, और इसी 5 में से एक निकाया में जो मेन चीज़ आती है दैट इज़ जातका स्टोरीज़। ये बुद्धिस्ट स्टोरीज़ हैं जिसमें बोधिसत्व और बुद्धा के पुराने जन्मों की कुछ स्टोरीज़ आपको मिलती हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी जो बुद्धिस्ट हमें नॉलेज आती है एंशिएंट हिस्ट्री की, वो काफ़ी ज़्यादा जातक टेल से ही आती है। ओके, सेकंड इज़ विनय पीतक। विनय मतलब रूल्स फॉर भिक्षुज एंड भिक्षुनीज। अगर आपको बुद्धिज़्म में आना है, बुद्धिस्ट संघ का हिस्सा बनना है, होप आप संघ को समझते हो। संघ क्या चीज़ है? संघ है द बुद्धिस्ट ऑर्डर। संघ है वो एक सिस्टम जहाँ पे बुद्धिस्ट भिक्षुज और भिक्षुनीज रहते हैं और अपने बुद्धिस्ट समाज की और ओवरऑल समाज की सेवा करते हैं। सो विनय का मतलब है यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस जो कि भिक्षुज और भिक्षुनीज को फॉलो करने हैं। थर्ड इज़ अभिधम्मा पीतक। अभिधम्मा पीतक का मतलब है फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज़्म। यहाँ पे कथावत्थु जैसे टेक्स्ट आपको मिलते हैं, कथावत्थु जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है अभिधम्मा पीतक के अंदर। तो अभिधम्मा पीतक जो है, जो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि अशोका की देखरेख के अंदर हुई थी पाटलिपुत्र में, तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका फाइनल कंपाइलेशन होता है और ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी की काफ़ी डिटेल में बात करता है। ओके, फोर्थ इज़ दीपा वंशा एंड महावंशा। अब ये दो जो बुक्स हैं ये श्रीलंकन बुक्स हैं, बुद्धिस्ट बुक श्रीलंकन बुक्स जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं, और ये श्रीलंका में जो बुद्धिज़्म फैला और उस टाइम का जो बुद्धिज़्म था उसकी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। इनफैक्ट दीपा वंशा और महावंशा इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अशोका द ग्रेट जो राजा थे उनकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ से मिलती है, क्योंकि बुद्धिज़्म के जन्म के काफ़ी जल्दी ही जो बुद्धिज़्म है वो श्रीलंका में फैलना शुरू हो गया था विद द एफर्ट्स ऑफ अशोका द ग्रेट। ओके, सो नेक्स्ट इज महावस्तु। तो दिस इज़ द महावस्तु जो कि बायोग्राफी ऑफ बुद्धा है, जहाँ पे बुद्धा की बायोग्राफी को काफ़ी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये भी अर्ली बुद्धिज़्म की काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, नेक्स्ट इज ललिता विस्तरा सूत्र। जब महायान बुद्धिज़्म का विकास होता है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया, तो ललिता विस्तर सूत्र भी गौतम बुद्धा की स्टोरी है, लेकिन वो महायानिस्ट के एंगल से है, क्योंकि महायान ने बुद्धा को एज अ गॉड देखा और उनका जो नज़रिया था बुद्धा को लेके वो ओरिजिनल बुद्धिज़्म से हल्का सा अलग था। सो ललिता विस्तर सूत्र जो कि संस्कृत में था, ये भी बायोग्राफी ही है जो कि गौतम बुद्धा की है, लेकिन महायानिस्ट एंगल से। ओके, नेक्स्ट इज लंका अवतार सूत्र। लंका से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका जो रिलेशन है वो श्रीलंका से है। लंका अवतार ये दिखाता है कि कैसे बुद्धिज़्म श्रीलंका में फैला। तो ये भी डिस्कशन के फॉर्म में है जिसमें बुद्धिस्ट डिस्कशन हो रही है, जिसमें महामती नाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट जो स्कॉलर थे उस टाइम पे वो मौजूद थे। एंड नेक्स्ट इज बुद्ध चरित। चरित का मतलब बायोग्राफी होता है अगर हम संस्कृत की बात करें, तो ये भी महायान टेक्स्ट है जिसमें बुद्धा की जीवनी दे रखी है और इसको लिखने वाले थे अश्वघोष, और इसको भी संस्कृत में ही लिखा गया है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंट्स की हम बात करते हैं। फर्स्ट इज आनंद। आनंद सबसे खास 10 चेलों में से एक थे जो कि बुद्धा के बहुत ही क्लोज थे और जो कि जिनकी बात बुद्धा काफ़ी ज़्यादा सुना भी करते थे। तो आनंद वो हैं जो कि बुद्धा की डेथ के बाद जिन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, पहली जो बुद्धिस्ट महासभा हुई, उन्होंने बुद्धा की टीचिंग्स को कंपाइल किया। ही कंपाइल्ड द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। और हमने यहाँ पे बात कर ली है कि टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा कहाँ पे दी हुई है, सूत पीतक में। ओके, इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में जो संत इंचार्ज थे बुद्धा के दिए हुए रूल्स को कंपाइल करने में, या फिर जिसको विनय कहा जाता है, डैट वाज उपाली। सो उपाली एक दूसरे संत थे जिन्होंने बुद्धिस्ट रूल्स को कंपाइल किया विनय पीतक के फॉर्म में। नेक्स्ट इज शारिपुत्रा। शारिपुत्रा जो कि बुद्धा के सबसे अर्लीस्ट डिसाइपल माने जाते हैं, अलॉन्ग विद मोगलाना। मोगलाना
ये दो चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। सारिपुत्रा एंड मोगलाना जो कि 2 अर्लीस्ट डिसाइपल्स थे या फिर चेले थे बुद्धा के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेले आते हैं यहाँ पे महाकश्यप जी, जो कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के हेड थे और प्रेसिडेंट थे, जिनकी देख रेख के अंदर बुद्धिस्ट लिटरेचर का यहाँ पे कंपाइलेशन होता है, महाकश्यप। ओके, फिफ्थ इज नागसेन। चाहे आप इनको नागसेन बोलिए चाहे इनको नागार्जुन बोलिए, तो ये वो प्रोमिनेंट यहाँ पे बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं जिन्होंने शून्यता का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एक ग्रीक राजा जिनका नाम था मेनेंडर, इनकी जो वार्तालाप है वो मिलिंद पानो नाम की किताब में अच्छे से दी हुई है। मिलिंद पाना, जिस किताब का मतलब है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। ओके, सो नागसेन शून्यता फिलॉसफी को उन्होंने डिस्कवर किया और काफ़ी प्रोमिनेंटली उसको उन्होंने उनका प्रचार भी किया। नेक्स्ट इज वसुमित्र। वसुमित्र थे वो प्रेसिडेंट थे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के। ये वो बुद्धिस्ट काउंसिल है जहाँ पे महायान और हीनयान फाइनली अलग अलग स्कूल्स के फॉर्म में आती हैं। तो वसुमित्रा उसके हेड थे, लेकिन वसुमित्रा के साथ यहाँ पे हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी अश्वघोष की, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे, अश्वघोष। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट असंगा। असंगा वो थे जिन्होंने योगाचारा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को यहाँ पे फाउंड किया, जिसकी बात हमने 1-2 स्लाइड्स पहले की थी। तो असंगा, यू मस्ट बी नोइंग कि ये बुद्धिज्म के, महायान बुद्धिज्म के एक प्रोमिनेंट स्कूल के फाउंडर थे। ओके, आर्यदेव। हमने नागसेन की अभी बात की कि उन्होंने शून्यता का कंसेप्ट दिया। शून्यता कंसेप्ट है वो माध्यमक महायान स्कूल का पार्ट था, और नागसेन के बाद जो प्रोमिनेंट जो हमारे बुद्धिस्ट सेंट आते हैं दैट इज आर्यदेव। ये सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये चीज़ आप बहुत अच्छे से नोट कीजिए। नेक्स्ट है दिग्नगा, जो कि यूपीएससी में क्वेश्चन का हाल ही में आया है। सो दिग्नगा बहुत ही प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जो हमारे गुप्ता टाइम पे एग्जिस्ट करते थे 6th सेंचुरी एडी के आसपास, जब लगभग एंशियंट इंडिया ख़त्म ही होने वाली थी। तो इन्होंने इंडियन लॉजिक के फाउंडर भी इनको कहीं ना कहीं बोला जाता है। इंडियन लॉजिक है बेसिकली जहाँ पे डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं। हम आजकल जैसे ही रीजनिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे वेन डायग्राम्स और इस तरह के क्वेश्चंस हम देखते हैं कि ऑल सन्स आर मून्स, सम मून्स आर डॉग्स, इस तरीके से। तो ये जो डिडक्टिव लॉजिक है ये इंडिया में बहुत पहले से इसका विकास हो रहा है। उसमें दिग्नगा वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट स्कॉलर। ओके, नाउ 10th इज अतीसा दीपांकर। ये वो प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड की, जो कि बिहार में है, एंड जिन्होंने तिब्बत में बुद्धिज़्म ले जाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो दीपांकर या फिर अतीसा ये बहुत ही प्रोमिनेंट अर्ली मिडिएवल बुद्धिस्ट स्कॉलर इनको माना जाता है। अब एंशियंट इंडिया के बाद हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म का रैपिड डिक्लाइन आता है, लेकिन उस टाइम तक यू कैन से बुद्धिज़्म का दुनिया में इतना प्रचार हो जाता है कि चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, जापान तक बुद्धिज़्म अलग अलग रूप में फैलता हुआ हमें दिखता है। ओके, सो आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया और काफ़ी नई टर्म्स और नई चीज़ें सीखने को मिली। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद।